कक्षा 12 इतिहास के औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना एवं स्थापत्य के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन, औपनिवेशिक संदर्भ में शहरीकरण के रुझानों को समझने के लिए जनगणना संबंधी आंकड़े किस हद तक उपयोगी होते हैं? किस हद तक होते हैं? देखिए, पहला, इससे श्वेत और अश्वेत लोगों की कुल जनसंख्या या आबादी को जानने में सहयोग मिलता है। दूसरा, श्वेत और अश्वेत टाउन का निर्माण, विस्तार और उनके जीवन संबंधी स्तर, भयंकर बीमारियों के जनसंख्या पर पड़े दुष्प्रभाव आदि को जानने में भी जनगणना संबंधी आंकड़े तुरंत जानकारी देने वाली पट्टियों का कार्य करते हैं। तीसरा, जनगणना संबंधी आंकड़े विभिन्न समुदायों, कार्यों, जातियों की जानकारी देते हैं। आपको समझ में आया तीनों चीज़ें? आगे देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान सिविल लाइंस क्या थे? सिविल लाइंस का जो आपने शब्द हर जगह सुना होगा, सिविल लाइंस क्या है अभी आप देखिए। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में अंग्रेजों का रवैया विद्रोह की लगातार आशंका से तय होने लगा था। उनको लगता था कि शहरों की ओर अच्छी तरह हिफाजत करना जरूरी है और अंग्रेजों को देशियों के खतरे से दूर, ज़्यादा सुरक्षित व पृथक बस्तियों में रहना चाहिए। पुराने कस्बों के इर्द गिर्द चरागाहों और खेतों को साफ कर दिया गया। सिविल लाइंस के नाम से नए शहरी इलाके विकसित किए गए। सिविल लाइंस में केवल गोरों को बसाया गया। आप समझ रहे ना, क्या था कि अंग्रेज़ों को डर हो गया था 1857 के बाद, तो उन्होंने एक अलग जगह बस्ती बनाई, हर चीज़ों को साफ करते हुए। और उस बस्ती जो था देसी लोगों से, जो उन्हें समय के जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनसे सुरक्षित रहें, वहाँ पे जो बस्ती बनी उसे लोगों ने सिविल लाइंस का नाम दिया। आज भी आप जाइए कानपुर से शहरों में, सिविल लाइंस एक पॉश इलाका है। कहीं भी जाएंगे सिविल लाइंस एक पॉश इलाका ही आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, औपनिवेशिक शहरों में रिकॉर्ड संभाल कर क्यों रखे जाते थे? सीधी सी बात है, रिकॉर्ड कहीं भी संभाल के रखे जाएँ। छोटी सी बात है, यहाँ पे औपनिवेशिक शहर की बात है तो जनसंख्या में हुए बदलावों की जानकारी के लिए एवं औपनिवेशिक शहरों के विकास की पुनर्संरचना के लिए। जब भी कोई चीज़ संभाल रखी जाएगी तो उसमें करेक्शन होना ही है, और उससे क्या सीख मिलती है और हमें उससे आगे कैसे बढ़ना है, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इसलिए हर रिकॉर्ड्स हमारे संभाल कर रखे जाते हैं। 3 औपनिवेशिक शहरों तथा मद्रास, मुंबई, कोलकाता का एक सामान्य विशेषता बताइए। तीनों शहर अंग्रेज़ों ने बहुत अच्छी तरीके से विकसित किए थे। समान व्यवस्था एक ही रहेगी क्योंकि विकसित करने वाला व्यक्ति भी एक ही था। मद्रास, मुंबई, कोलकाता तीनों शहरों की बस्तियों में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यालय स्थापित किए गए थे और तीनों शहर के पास बंदरगाह विकसित हुए। बिल्कुल बात सही। कोई 3 पर्वतीय स्थलों के नाम लिखे जिनकी स्थापना अंग्रेजों ने भारत में की थी। शिमला, दार्जिलिंग, माउंट आबू। बता देता हूँ आपका, लोनावाला की भी उन्होंने ही स्थापना की थी। वहाँ भी पहले कुछ नहीं था, अंग्रेजों का एक हेलीकॉप्टर गिरा था और उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पे कई जो नेवी के बेस बनाए गए थे वो इसी कारण से बने। अंग्रेजों को ठंडी पसंद थी और भारत में जहाँ ठंडी इलाके मिले वहाँ उन्होंने अपनी बस्तियाँ स्थापित की। प्रमुख भारतीय व्यापारियों ने औपनिवेशिक शहरों में खुद को किस तरह स्थापित किया? देखिए, प्रमुख भारतीय व्यापारियों ने औपनिवेशिक, आपको औपनिवेशिक शब्द का अर्थ जरूर पता होना चाहिए, क्यों उसको औपनिवेशिक बोला गया है। प्रमुख भारतीय व्यापारियों ने औपनिवेशिक शहरों अर्थात मद्रास को जो आज चेन्नई कहते हैं, बम्बई को मुंबई कहते हैं, कोलकाता को कोलकाता कहते हैं, में कंपनी के एजेंट के रूप में रहना शुरू किया। ये सभी बस्तियां व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यालयों वाली थी, इसलिए भारतीय व्यापारियों को यह शहर सुविधाजनक लगे। यह तीनों शहर बंदरगाह थे और इनमें सड़कें, यातायात, जहाज जाने के साथ साथ कालांतर में रेलों की सुविधा प्राप्त हो गई। आपको पता है 1853 में मुंबई से थाने रेल चली थी। भारतीय ग्रामीण व्यापारी और फेरी वाले शहरों में माल गांव से खरीद कर भी लाते थे
अनेक भारतीय व्यापारी जब पुराने और मध्यकालीन शहर उजड़ गए तो उन्होंने छोड़कर वे इन बड़े शहरों में आ गए। उन्होंने व्यापारिक गतिविधियों करने के साथ साथ उद्योग धंधे भी आए। अपनी अतिरिक्त पूंजी इन शहरों में निवेश की। व्यापारिक गतिविधियों के बारे में रखे गए सरकारी रिकॉर्डों और विस्तृत ब्यौरों से कई प्रकार की जानकारी प्राप्त करते थे। शहरों की समस्याओं के समाधान के लिए नगर पालिकाओं से सहयोग लिया गया। अनेक व्यापारी इन बड़े शहरों के उपनगरीय क्षेत्रों में भी रहने लगे। उन्होंने घोड़ा गाड़ी और नए यातायात के साधनों का प्रयोग किया। भारतीय व्यापारी कंपनी के व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। मुंबई के रहने वाले व्यापारी चीन की जाने वाली अफीम का बहुत अच्छा व्यापार पहले लोग करते थे, आज भी करते हैं, प्लीज आप दूर रहिए, हिस्सेदार थे। उन्होंने मुंबई की अर्थव्यवस्था को मालवा, राजस्थान और सिंध जैसे अफीम उत्पादक इलाकों से जोड़ने में सहायता दी। कंपनी के साथ गठजोड़ एक मुनाफे का सौदा था, जिसे कालांतर में एक पूंजीपति वर्ग का विकास हुआ। भारतीय व्यापारियों में सभी समुदाय पारसी, मारवाड़ी, कोंकणी और मुसलमान, गुजराती, बनिए, बोहरा, यहूदी शामिल थे। आप जरा इन जो लास्ट वाली जो हमारी लाइन है इस पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए। पारसी, मारवाड़ी, कोंकणी, मुसलमान, गुजराती, बनिए, बोहरा जाति है, आपको पता नहीं होगा, बता देता हूँ, मुसलमान की जाति है, और यहूदी। ये जातियाँ हमेशा व्यापार ही करती हैं और इनको व्यापार पसंद है। और आज भी इस आधुनिक युग में आप देखेंगे इन्हीं लोग का ही व्यापार में वर्चस्व है। इस पूरे क्वेश्चन का मेन सारांश मैं बता देता हूँ कि आप 1857 के युग में पहुँच जाइए और सोचिए कि गांव से शहर लोग क्यों जाएंगे, और जाएंगे तो उनके साथ क्या क्या होगा। अगर आप जाते तो आप क्या करते। बस वही बातें मैंने इसमें बोली हैं, एक बार सोच के देखिए, अच्छा लगेगा आपको। ये सब चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेंगी क्योंकि ये सब चीज़ें मेंस में आएंगी, और यूपीएससी में मेंस में आप क्या सोचते हैं ये विचार जानने की कोशिश की जाती है, ना कि रट्टाफिकेशन। औपनिवेशिक कलकत्ता में नगर नियोजन पर स्वास्थ्य और सुरक्षा की जरूरतों के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। इन्होंने देखिए कहा गया है स्वास्थ्य और सुरक्षा। मैं प्लेग की बीमारी के बारे में बताने वाला था कि स्वास्थ्य और उसी के कारण से क्या क्या विकसित हुआ या वो आपको बताऊंगा। भारत में उपनिवेशवाद का सीधा प्रभाव नगर नियोजन पर दृष्टिगोचर होता था। कंपनी एवं अंग्रेजी सरकार ने भारत के प्रमुख बंदरगाह वाले शहरों को नियोजित ढंग से बसाने का विचार किया। इन शहरों में एक था शहर कलकत्ता, जो बंगाल सूबे का एक महत्वपूर्ण शहर था। अंग्रेजी सत्ता की राजधानी एवं वाणिज्य का केंद्र था। कलकत्ता शहर के नियोजन का प्रथम चरण लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में प्रारंभ होता है। स्वास्थ्य में क्या था, अंग्रेजों ने कोई चीज़ विकसित की उसके पीछे हर एक रीजन था, ऐसे उन्होंने कुछ भी विकसित नहीं किया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत सारे बाजारों, घाटों, कब्रिस्तानों, चर्म शोधन इकाइयों को साफ किया गया। इसलिए साफ किया गया कि बीमारियां फैल रही थी और वैश्विक जगत और विश्व में इनका जो छवि था बहुत खराब हो रहा था, और हो रहा था कि इन लोग जहाँ शासन करते हैं वहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएँ नहीं होती हैं। इसलिए उन्होंने यहाँ पे चेंजमेंट किया। अदरवाइज ये नहीं करते, क्योंकि ये लूटने आए थे और लूटते ही थे। इनमें से कुछ को हटा दिया गया। शहर का एक नवीन नक्शा तैयार किया गया। इसमें सड़क के किनारे एवं अन्य अवैध कब्जों को हटाने की कुछ सिफारिश की गई। 1857 में हैजा आया था और 1869 मतलब प्लेग, जो महाबीमारी आई थी, ये प्लेग की महाबीमारी आपको मुंबई में भी आई थी। यहाँ कोलकाता लिखा है, मुंबई में भी आई थी। लोग जा नहीं पा रहे थे वहाँ पे काम करने, बहुत दिक्कत हुई थी। और जो गल्फ़ कंट्री हैं उन लोगों ने जहाज़ भेजना बंद कर दिया था। शायद लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, चपेट में ले लिया। चिकित्सक इसकी ठोस वजह नहीं बता पाए, किंतु जन स्वास्थ्य की अवधारणा को बल मिला। सरकार एवं जागरूक नागरिक द्वारका नाथ टैगोर एवं रुस्तम जी कोवासजी यह मानने लगे कि शहर को स्वास्थ्यवर्धक बनाना आवश्यक था। घनी आबादी वाली बस्ती तथा झुग्गियों को हटाया गया। स्वास्थ्य के आधार पर व्हाइट एंड ब्लैक टाउन से नस्ली विभाजन हुए। व्हाइट और ब्लैक टाउन का मतलब भी यही है कि व्हाइट टाउन वो था जहाँ पे इनके सैनिक और इनके जो लोग आते थे वो रहते थे, और ब्लैक टाउन में हम ही थे। सुरक्षा देखिए, कलकत्ता शहर नियोजन का भार सरकार ने अपने ऊपर इसलिए लिया क्योंकि यह शहर सुरक्षा के दृष्टिकोण से संवेदनशील था। 1756 में नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला किया था तो कंपनी को करारी शिकस्त दी थी। तभी इन्होंने क्या, कंपनी ने 1757 में जब सिराजुद्दौला को पराजित किया, उसके बाद
कलकत्ता शहर की किलाबंदी शुरू की ताकि आसानी से कलकत्ता पर हमला न किया जा सके। 3 गांव सुल्तानाती, कोलकाता, गोविंदपुर को मिलाकर कलकत्ता शहर बसाया गया। आपके लिए बहुत अच्छा चीज़ बता देता हूँ। फोर्ट विलियम्स के आसपास खुली जगह छोड़ी गई ताकि हमलावरों पर आसानी से गोलाबारी की जा सके। कलकत्ता शहर के नियोजन में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का व्यापक प्रभाव था। आपसे कोई पूछ देता है कि कलकत्ता शहर कैसे बसा था, तो आप प्लीज़ बताइए, क्योंकि कोलकाता पहले कोलकाता नाम का एक गांव था। वो छोटा सा गांव था, लेकिन उसके आसपास एक सुल्तानाती और गोविंदपुर नामक गांव थे। इन तीनों को मिला करके बनाया गया कोलकाता। और सुल्तानाती नाम थोड़ा कठिन था, कोलकाता था उससे फेमस था, इसलिए हमने उन लोगों ने उसको कोलकाता नाम दे दिया। समझ में आ गया आपको बात, कोलकाता नाम कैसे आया। भारत में औपनिवेशिक काल में नगरों की क्या स्थिति थी, वहाँ उसमें पहुँचिए और सोचिए क्या थी। पहला पॉइंट है कि ग्रामीण इलाकों में गरीब रोजगार के लिए शहरों की तरफ भाग रहे थे। कई लोग आकर्षक शहरी जीवन के कारण भी नगरों के पीछे चले आ रहे थे। ऐसा कुछ नहीं था कि शहर की तरफ भाग रहे थे। मेन था कि साहूकार, जो सूदखोर और जो जमींदार थे, उन्होंने निम्न वर्गीय किसान का जीना दूभर कर दिया था और कुछ उनको फायदा नहीं था, इसलिए शहर की तरफ भाग रहे थे। औपनिवेशिक शासन ने नियमित रूप से सर्वेक्षण करवाए की आंकड़े इकट्ठे किए गए और समय समय पर शहरों से संबंधित सरकारी रिपोर्टें प्रकाशित की गई। सरकारी रिपोर्टें जो प्रकाशित की गई हैं वो उनका ही लालच कह सकते हैं, क्योंकि उनको उस शहर में देखना था कि मुझे यहाँ पे कैसे क्या क्या चीज़ें अपने सुविधा के लिए डेवलप करनी है। मद्रास, मुंबई, कोलकाता के नक्शे पुराने भारतीय शहरों से काफ़ी हद तक अलग थे। भवनों का स्थापत्य कला बदल गया। देखिए, जो अलग वाली कहानी बता रहे हैं ना, नक्शे पुरानी भारतीय शहर, नक्शे बनाते बनाते ही एक अंग्रेज पहुँच गए थे माउंट एवरेस्ट। उस अंग्रेज का नाम था एवरेस्ट। पर्वत पर चढ़ गया तो उस पर्वत का नाम पड़ गया माउंट एवरेस्ट। प्लीज़ गूगल में सर्च कीजिए। जिन हिल स्टेशनों में चाय और कॉफ़ी बागान लगाए थे, वहाँ बड़ी संख्या में मजदूर आने लगे। क्या करें, काम था नहीं। शहरों में औरतों के लिए अनेक अवसर थे। कुछ सुधारकों ने महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया, लेकिन रूढ़िवादियों ने इसका विरोध किया। जैसे समय समय पर बीता, सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की उपस्थिति बढ़ने लगी। नौकरानियों, फैक्ट्री मजदूर, शिक्षिका, फिल्म कलाकारों के रूप में शहरों के व्यवसायों में दाखिल होने लगी। समझ में आया आपको बात को। ये शहरों की स्थिति थी। अगर आप नहीं है तो भारत एक खोज का एक नाटक आता है दूरदर्शन में, आप अगर उसको देख लेंगे तो मुझे लगता नहीं कि आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप एक बार उसको देखिए और फिर आप उस समय पहुंच जाएं। सोचिए कि उस समय क्या था पुरानी पिक्चरों के माध्यम से। छावनियाँ देखे होंगे, छावनियाँ कहते हैं कैसे विकास हुआ, देखिए ज़रा। अंग्रेजी साम्राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेजी सरकार ने महत्वपूर्ण स्थानों पर छावनियों की स्थापना की। उन्होंने कई मूल राज्यों की सीमाओं पर राज्यों के उथल पुथल को नियंत्रित करने तथा शासकों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए छावनियाँ बनाई। समझे बात को। ये 1765 से बन रही छावनियाँ, आज की नहीं है। 1765 ईस्वी में लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी सेना रखने के लिए छावनियाँ बनाने की नीति का निर्माण किया। इन छावनियों में ब्रिटिश सेना को रखकर उन्हें सैनिक से प्रशिक्षण दिया जाता था और उनमें सैनिक जीवन व्यतीत करने और अनुशासन में रहने की शिक्षा दी जाती थी। उस समय भारत में 62 छावनियाँ थीं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज भारत में कितनी छावनियाँ हैं। भारत में सबसे महत्वपूर्ण छावनियाँ रहीं लाहौर, पेशावर कहाँ हैं बताइए आपको। फिरोजपुर, आगरा, बरेली, जालंधर, झांसी, नागपुर, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली। भतिंडा में स्थापित की गई छावनी देश की 62 छावनियों में सबसे बड़ी थी। छावनियों पर नियंत्रण रखने वाला सबसे बड़ा अधिकारी डायरेक्टर जनरल होता था और छावनियों का प्रशासन और छावनी के बाहर तथा भीतर की अचल संपत्ति की देखभाल करता था। प्रत्येक छावनी में एक छावनी बोर्ड होता था। छावनी बोर्ड एक स्वायत्त संस्था होती थी और इसके सभी कार्यों पर केंद्रीय रक्षा मंत्रालय का नियंत्रण होता था। छावनियों पर कंटोनमेंट एक्ट 1924 के द्वारा बनाए गए नियम लागू होते हैं।
छावनी बोर्डों में लोगों द्वारा बनाए गए नियम लागू होते हैं। छावनी बोर्डों पर लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के अतिरिक्त कुछ सरकारी मनोनीत सदस्य भी होते हैं। केंद्रीय सरकार प्राथमिक शिक्षा, सड़कों और रोशनी का प्रबंध तथा सड़कों की मरम्मत का कार्य करती है। नगर का स्टेशन कमांडर बोर्ड का प्रधान होता है। मुंबई कैसे बसा है आपको पता होगा, अगर प्लीज़ नहीं पता है तो पता कीजिए। मुंबई से हमें दिखने वाले जो आप देखते हैं ना, मुंबई इतना अच्छा है, कैसे है, बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनी दिखाई पड़ती हैं वहाँ पे। कैसे बनी थी, क्यों बनी थी, यह अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। मुंबई नगर में भवन किन किन भवन निर्माण शैलियों को बन गए, देखिए भवन विभिन्न औपनिवेशिक भवन निर्माण शैलियाँ थी। पहला है नव शास्त्रीय न्यू क्लासिक शैली। बड़े बड़े स्तंभों के पीछे रेखागणित संरचनाओं का निर्माण इस शैली की विशेषता है। देखिए न्यू क्लासिकल क्या है, इस शैली मूल रूप से प्राचीन रोम की भवन निर्माण शैली है। सैनिकली थी, जिसे यूरोपीय पुनर्जागरण के दौरान पुनर्जीवित, संशोधित और लोकप्रिय बनाया गया। जैसे मुंबई का टाउन हॉल, एलिफेंस्टन सर्कल, हॉलीमॉन सर्कल। आप मुंबई नहीं गए, मैं रहा हूँ मुंबई में 7 साल, मैंने देखा है, अच्छा होना है। नव गॉथिक शैली, ये क्या है कि यहाँ ऊंची उठी हुई छतें होती हैं, नोकदार मेहराबे होते हैं, बारीक साज सज्जा शैली खासियत होती है। गॉथिक शैली भी था। जन्म इमारतों खास तौर से गिरजों से था और मध्यकाल में उत्तरी यूरोप में काफ़ी बनाए गए थे। जो चीज़ें मुंबई में बनाई गई ना वो सब यूरोप और प्राचीन रोम में थी। सचिवालय देखिए मुंबई का, मुंबई यूनिवर्सिटी देखिए, मुंबई उच्च न्यायालय देखा मैंने, वकील चंद्रस सभी लोग देखते हैं। अगर से पूछता है तो वो न्यू गॉथिक शैली थी जो रोम में मध्यकाल में बहुत बनाए गए थे। उसी को क्यों, लोग तो वहीं से आए थे ना, वही बनाएंगे। इंडो सार्सनिक शैली, और ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। एक नई मिश्रित स्थापत्य शैली विकसित हुई जिसमें भारतीय और यूरोपीय थे, तभी इसका नाम इंडो सार्सनिक दोनों थी। इंडो शब्द हिंदू का संक्षिप्त रूप था, सार्सनिक शब्द का प्रयोग यूरोप के लोग मुसलमानों को संबोधित करने के लिए करते थे। ये अच्छा क्वेश्चन है कि सार्सनिक शब्द का प्रयोग का मतलब बताइए, तो यूरोप के लोग मुसलमानों को लिए करते थे। हाँ तो सही बात है। अभी ये इसलिए ऐसा बना इंडो सार्सनिक क्योंकि हमारे पास मुगल साम्राज्य और पूरे आ चुके थे, गुलाम अब्बास खिलजी वंश, तुगलक वंश तो मुसलमान ही थे, तो उनको मिक्स कर करके बनाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों के प्लान क्या था, शॉर्ट फॉर्म में देखिए फटाफट। 1857 में ब्रिटिश सेना द्वारा शहर पर अधिकार करने के बाद दिल्ली ने लोगों ने क्या किया, इसका वर्णन प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब ने इस पर करते हैं। दुश्मन को पराजित करने और भगा देने के बाद ब्रिटिशों ने सभी दिशाओं से शहर को उजाड़ दिया और सड़कों को, ये राम कहानी आ गई बीच में, सड़कों को पर मिले उन्हें काट दिया। 2 से 3 दिनों तक कश्मीरी गेट से चांदनी गेट चौक तक शहर की हर सड़क युद्ध भूमि में बदल गई। सीधी सी बात है इस क्वेश्चन के अनुसार कि जब शहर की दशा पूरी तरह से बिगाड़ दी तो लोगों को अपनी जीविका चलाने के लिए गांव की ओर पलायन करना पड़ा और वहाँ पे सभी चीज़ें उनके अनुकूल थी। मिर्जा गालिब कौन थे, बच्चे को पता है, प्रसिद्ध शायर थे, कहते हैं ना कह गए मिर्जा गालिब। 1857 में दिल्ली में क्या और क्यों हो रहा था, दिल्ली में 2 ही चीज़ें होती हैं, लड़ाई और कब्जा। विद्रोह के दौरान दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा था, परंतु सी के ब्रिटिश सेना द्वारा कब्जे में कर लिया गया। जब दिल्ली पर ब्रिटिश सेना के द्वारा अधिकार किया जा रहा था तब कौन से 3 द्वार विद्रोहियों के कब्जे में थे, ये क्वेश्चन अच्छा है। अजमेरी, तुर्कमान और दिल्ली विद्रोही। ब्रिटिश सेना के दौरान लोगों की क्या स्थिति थी, क्या हो सकती है, सोचिए जरा। दिल्ली पर अधिकार के दौरान लोगों की क्या स्थिति थी, आपके ऊपर हम अधिकार कर लेंगे तो आपका क्या होगा, जरा विचार कीजिए। ये होगा, लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया था, बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं इन दोनों दौरों से हड़बड़ा कर प्लान करने लगे। शहर के बाहर छोटे गांव देवस्थलों में शरण ले अपनी वापसी के अनुकूल समय का इंतजार करते रहे। इस चैप्टर मैंने आपको इसलिए पढ़ाया है कि आप थोड़ा सा 1857 के काल में पहुंच जाइए, थोड़ा सोचिए, इससे आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।